हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। मैंने आपको कल यूजीसी नेट जीआरएफ सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट 1 प्रोवाइड किया था। आज आपके लिए प्रैक्टिस सेट 2 लाए हैं, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस और उसका व्याख्या भी दिया है, जिससे कि अगर उस क्वेश्चन से संबंधित कुछ भी पूछा जाए तो आप उसे आसानी से हल कर सकें। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 लिंटन द्वारा बताए गए परिवारों के प्रकारों में सम्मिलित है। यहाँ पे दिया गया है, ए में दिया है समरक्त परिवार, बी दिया गया है विवाह संबंधी परिवार, सी दिया है ग्रामीण परिवार या डी दिया है मातृवंशीय परिवार। तो नीचे लिखा हुआ है निम्नलिखित कूटों का सही प्रयोग चुनिए। ऑप्शन ए और सी सही है, ऑप्शन बी ए और बी सही है, ऑप्शन सी ए और डी सही है या ऑप्शन डी बी और डी सही है। तो बताइए लिंटन द्वारा परिवार के जब प्रकार बताए गए तो उसमें क्या क्या उन्होंने बताया है, आप लोग भी गैस कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ए और बी सही है। मतलब लिंटन द्वारा परिवार के जो प्रकार बताए गए हैं उसमें समरक्त परिवार और विवाह संबंधी परिवार, इन्होंने बस परिवारों के प्रकारों में दो प्रकार बताए हैं, एक समरक्त परिवार और एक विवाह संबंधी परिवार। तो देखिए ये क्वेश्चन तो पूछा हुआ क्वेश्चन था। अब आइए हम आपको आगे ले चलते हैं और परिवार के प्रकारों में और भी कई विचारक जिन्होंने डिवाइड किया है, वर्गीकरण किया है परिवार के प्रकारों का, तो उन्हें भी बता देते हैं, क्या पता उससे भी पूछ लिया जाए। तो देखिए यहाँ पे विचारक दिए हैं और उनका वर्गीकरण दिया गया है। जैसे कि W.N. वार्नर ने 2 प्रकार के परिवार का वर्गीकरण किया है, एक जन्ममूलक परिवार और एक प्रजननमूलक परिवार। तो W.L. वार्नर ने जन्ममूलक परिवार और प्रजननमूलक परिवार के बारे में बताया। वहीं अगर इवांस प्रिस्ट के बारे में बात किया जाएगा तो इन्होंने परिवार का वर्गीकरण एक सरल परिवार में किया है, दूसरा सरल कानूनी परिवार, जटिल कानूनी परिवार और प्रंत परिवार, इन्होंने 4 तरह का, ठीक है। इवान प्रिस्ट ने 4 प्रकार के बताया है और W. वार्नर ने 2 प्रकार का बताया है। वही M.S. राव ने कृषक परिवार और औद्योगिक परिवार, इन्होंने भी 2 प्रकार का बताया। डेविस ने भी 2 प्रकार का परिवारों का वर्गीकरण किया है, रूढ़वादी परिवार और आधुनिक परिवार, ठीक है। ममफोर्ड ने ग्रामीण परिवार और नगरीय परिवार, इन्होंने भी 2 प्रकार का वर्गीकरण किया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें याद कर लीजिएगा, पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। और वहीं मैकाइवर की अगर बात करें तो इन्होंने भी बताया है स्थायी और अस्थायी प्रकार बताया परिवार का। और एलन रॉस ने बड़ा संयुक्त परिवार, लघु संयुक्त परिवार, एकांकी संयुक्त परिवार और एकांकी परिवार या आघृत परिवार, एलन रॉस ने 4 प्रकार के बताए हैं परिवार। जिमरमैन ये पूछा गया हुआ है तो इसीलिए हमने यहाँ पे डाल दिया है। तो इन्होंने न्यासधारी या आणविक परिवार, ठीक है, और घरेलू परिवार के बारे में इन्होंने 3 प्रकार के परिवारों का वर्गीकरण किया है, जिसमें न्यासधारी, आणविक और घरेलू परिवार। ये पूछा भी गया है कि आणविक परिवार के बारे में किसने बात किया है, तो जिमरमैन। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है, जैसे ये पूछा जा सकता है स्थायी और अस्थायी परिवार का वर्गीकरण किसने किया है, तो मैकाइवर ने किया है। तो मतलब आप दोनों चीज़ों को याद रखिएगा, एक जगह नोट डाउन कर लीजिए और आप एक साथ पढ़ लीजिए। वहीं मॉर्डॉक ने परिवार का वर्गीकरण किया है तो स्वतंत्रतामूलक मिश्रित परिवार के रूप में किया हुआ है, ठीक है। तो इन्होंने 3 तरह का, एक स्वतंत्रता परिवार, एक मूलक परिवार और एक मिश्रित परिवार। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए M.K. गांधी, ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी ज्योतिबा फूले या ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो आप सभी लोग गैस कर लीजिए इसका आंसर। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए M.K. गांधी, मतलब महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 यह मान लेना सर्वथा अनुचित होगा कि अस्पृश्यता समाप्त हो जाने की घोषणा कर देने से अस्पृश्यतों की सामाजिक नियोक्ताएं समाप्त हो गईं। यह कथन किसका है। ऑप्शन ए M.K. गांधी, ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी ज्योतिबा फूले या ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। आई होप सो आप सभी को इसका आंसर पता होगा।
तो यहाँ पे आंसर रहेगा ऑप्शन बी, भीमराव अंबेडकर। तो इन्होंने अस्पृश्यता को समाप्त करने पे भी बहुत जोर दिया था। आइए भीमराव अंबेडकर के बारे में कुछ चीज़ों को पढ़ लेते हैं। अभी 14 अप्रैल को इनका जन्मदिन भी था, तो मे भी संभावना हो सकती है इनके बारे में भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो आइए इनके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। जैसे कि भीमराव अंबेडकर के जन्म के बारे में बात किया जाए तो 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, अगर ये किस जाति से संबंध रखते हैं तो ये महार जाति से संबंध रखते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भीमराव अंबेडकर किस जाति से संबंध रखते हैं, तो महार जाति से संबंध रखते हैं। और ये महार जाति में जन्म लेने का इसी कारण इन्हें काफ़ी भेदभाव का भी सामना करना पड़ा बचपन में। ठीक है, और अगर इनकी स्टडी के बारे में बात किया जाए तो ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इन्होंने अर्थशास्त्र से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त किया। उसके बाद इन्होंने विधि शास्त्र, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में भी रिसर्च किया है। ठीक है, तो ये काफ़ी इन्होंने नॉलेज ली है, काफ़ी ये बहुत विद्वान रहे हैं। ठीक है, और अगर इनके राजनीतिक करियर की बात की जाए 1926 में स्टार्ट हुआ, 1956 तक इन्होंने रहा और इन्होंने 1936 में बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के ये सदस्य भी रहे और तथा 1936 में ही इन्होंने स्वतंत्र लेबर पार्टी भी बनाई। ठीक है, उसके अलावा ये 1942 तक विधानसभा सदस्य भी रहे और विपक्ष के नेता भी रहे तथा 15 मई 1936 को इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी, एनहिलिनेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, इस पुस्तक में जाति प्रथा का इन्होंने अंत किया। ठीक है, इसमें इन्होंने न्यूयॉर्क में लिखे शोध के आधार पर लिखा था। इन्होंने अधिकतर जो है हिंदू धार्मिक नेताओं और जाति व्यवस्था पे कड़ी निंदा की थी इस पुस्तक में। किसमें, जो कि ये पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछी गई है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ये पुस्तक कई बार पूछी गई है, तो इसे याद रखिएगा। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति प्रथा का अंत इसमें किया है और हिंदू धार्मिक नेताओं और जाति व्यवस्था पे इन्होंने इसमें कड़ी आलोचना भी की है। तथा इनकी दूसरी बुक जो है द प्रॉब्लम ऑफ द रूप, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, ये भी पुस्तक इन्हीं की है, भीमराव अंबेडकर की। उसके अलावा इन्होंने 15 अगस्त 1947 को भारत में स्वतंत्रता मिलने के बाद ये पहले न्याय मंत्री भी बनाए गए। ठीक है, और अगर इनकी पत्रिका की बात किया जाए, प्रमुख पत्रिका, तो मूक नायक, बहिष्कृत भारती और प्रबुद्ध भारत, ये 3 इनकी प्रमुख पत्रिका रही है। मूक नायक, बहिष्कृत भारती और प्रबुद्ध भारत, ये 3 इनकी प्रमुख पत्रिका रही हैं। और इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की भी स्थापना की है। और पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले पहले और एकमात्र सत्याग्रही कौन रहे हैं, तो भीमराव अंबेडकर हैं। और 1990 में इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के स्मारक स्थल का नाम क्या है, तो चैत्य भूमि है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ें नोट डाउन कर लीजिएगा। जो चीज़ें हमने आपको बताई है कहीं ना कहीं पूछी जा सकती हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, परिवार के मूल्यांकन में मुख्य रूप से किस उपागम का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए प्रकार्यवादी, ऑप्शन बी संरचनावादी, ऑप्शन सी अंतःक्रियावादी या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो अगर जहाँ परिवार की बात की जाएगी तो इसमें बताइए कौन से उपागम का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। देखिए परिवार जो होता है उसमें तीनों ही उपागम का प्रयोग किया जाएगा। अब कैसे, तो पहले इसे समझते हैं, प्रकार्यवादी क्या होता है, संरचनावादी और अंतःक्रियावादी क्या होता है। इन तीनों को समझ लीजिए, फिर हम बताते हैं कि परिवार कैसे इन तीनों उपागम में प्रयोग किया जाएगा। तो आइए समझते हैं। जैसे प्रकार्यवाद अगर आपसे पूछा जाए क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि जैसे मानव का शरीर जैविक प्रणाली काम करता है, जैसे मानव के शरीर में हाथ, पैर, नाक, कान सभी का अपना अपना एक रोल होता है, सभी अपने अपने कार्यों को करते हैं, तभी पूरे शरीर का एक स्ट्रक्चर बनता है। उसी तरह प्रकार्यवाद में ये बात किया गया है कि समाज में कई सारी संस्थाएं व तत्व होते हैं जो समाज को बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जिस तरह मानव का शरीर, उसी तरह समाज में अन्य इकाइयाँ होती हैं जो मिलकर के समाज को एक संगठित करती हैं। तो प्रकार्यवाद का ये कहना था। दूसरा संरचनावाद क्या कहता है, तो संरचनावाद में, जो कि एक फ्रांसीसी समाजशास्त्र के अनुसार भी है और यूरोपीय दृष्टि से
भी समझा जाता है। तो इसमें मार्क्स, दुर्खिम और लेवी स्ट्रॉस ये सब लोगों ने संरचनावाद की व्याख्याओं को करने के लिए सामाजिक संबंधों और क्रियाओं को सम्मिलित किया है, ठीक है, जो एक लंबे समय तक समाजों में चलते चले हैं, उसके संबंध और क्रियाएं से इन्होंने संरचनावाद को समझाया। वहीं यूरोप के कुछ अन्य संरचनावादी विद्वान इस मत से असहमत है, क्योंकि उनका विचार है कि लोग जो कहते हैं और जिस तरह सोचते हैं वही उनके व्यवहार को प्रभावित करता है, कि लोग जो मतलब जैसा कहते हैं, जैसा सोचते हैं, वो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है। ये यूरोपीय मानते हैं, जबकि फ्रांसीसी संरचनावादी जो मानते थे, जैसे स्ट्रॉस हो गए, दुर्खिम हो गए, ये कहते हैं सामाजिक संबंध और क्रियाओं को ही संरचनात्मक रूप से इन्होंने लिया है, ठीक है। और उसके अलावा अगर बात करें कि अंतःक्रिया क्या होता है, तो अंतःक्रिया विभिन्न व्यक्तियों के बीच होने वाली वह क्रिया होती है जो क्रिया करने वाले व्यक्तियों के लिए एक विशेष अर्थ प्रदान करती है। प्रत्येक व्यक्ति दूसरे के प्रति अपने द्वारा की जाने वाली क्रिया व दूसरे की क्रियाओं का विशेष अर्थ में व्याख्या करता है। तो मतलब जैसे कि आप कोई क्रिया करते हैं तो उसका दूसरा व्यक्ति किस अर्थ में लेता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, अंतःक्रियावाद ये कहता है। तो देखिए अब यहाँ पे हम आपको समझाते परिवार कैसे तीन में। एक तो प्रकारीवाद क्या कहता है कि जैसे मनुष्य का शरीर होता है वैसे ही समाज की कई सारी इकाइयाँ होती हैं, उसमें से एक इकाई परिवार भी है। परिवार भी अपने सदस्यों को एक तो समेट के रहती है, दूसरा अपने बच्चों को प्रथम पाठशाला अगर कहा जाए तो परिवार ही होता है, क्योंकि परिवार ही पहले उन्हें बताता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो समाज के योग्य धीरे धीरे कहीं ना कहीं परिवार ही बनाता है, ठीक है। तो एक परिवार की ये भूमिका हो गई। दूसरी संरचनात्मक, मतलब संरचनात्मक रूप से कार्य कौन करता है, परिवार करता है, क्योंकि क्रिया और प्रतिक्रिया करना भी परिवार में होता है। और अंतःक्रियावाद मतलब परिवार के सदस्य एक दूसरे से अंतःक्रिया भी करते हैं। तो परिवार में तीनों उपगम शामिल किए जाएंगे। आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, रामपुरा गांव को किस भारतीय समाजशास्त्री ने अध्ययन किया? ऑप्शन ए माजुमदार, ऑप्शन बी एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन सी बी.आर. चौहान या ऑप्शन डी एस.सी. दुबे। तो यहाँ पे आंसर रहेगा जो कि रामपुरा गांव का पूछा जा रहा है, आप सभी को पता होगा, एम.एन. श्रीनिवास ने रामपुरा गांव का अध्ययन किया था। अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन का आंसर है, एस.सी. दुबे ने किस क्षेत्र का अध्ययन किया था, वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और यहाँ पे रामपुरा गांव का अध्ययन एम.एन. श्रीनिवास ने किया था। आगे हम और सारे आपको समाजशास्त्री ने किस क्षेत्र में अध्ययन किया वो बता दे रहे हैं, लेकिन एस.सी. दुबे का नहीं बताया। ये आप बताएंगे कि एस.सी. दुबे ने किस क्षेत्र का अध्ययन किया था। तो जैसे कि देखिए यहाँ समाजशास्त्री उनका अध्ययन क्षेत्र, जैसे ए.आर. देसाई ने किस क्षेत्र का अध्ययन किया, महुआ का किया था। बी.एस. कोहन ने माधोपुर का अध्ययन किया था। एम.एस. गोरे ने दिल्ली के अग्रवाल समुदाय का अध्ययन किया था। रॉस ने बेंगलुरु का अध्ययन किया था। और माजुमदार ने छोटा नागपुर के आसपास अध्ययन किया था। तो ये इनके अध्ययन क्षेत्र हैं, ठीक है। बाकी आप एस.सी. दुबे का बताएंगे, ठीक है। आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्री शिकागो स्कूल से संबंधित हैं? ऑप्शन ए स्मॉल, ऑप्शन बी कॉम्ट, ऑप्शन सी दुर्खिम या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए स्मॉल जो है ये शिकागो स्कूल के प्रतिपादक रहे हैं, ठीक है। ए स्मॉल कौन है, शिकागो स्कूल के प्रतिपादक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेल गलत है? ऑप्शन देखिए सूची 1 दिया है और सूची 2 दिया गया है। उसमें ऑप्शन ए है दिल्ली सर्वाधिक घनत्व वाला प्रदेश, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश सबसे कम घनत्व वाला प्रदेश, ऑप्शन सी है मुंबई सर्वाधिक आबादी वाला नगर, या ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश अधिकतम नगरीय जनसंख्या। तो बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश अधिकतम नगरीय जनसंख्या, ये गलत है क्योंकि ये न्यूनतम है, ठीक है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या हिमाचल प्रदेश, अधिकतम अगर पूछा जाएगा तो अधिकतम में या तो महाराष्ट्र, सबसे पहले तमिलनाडु, अगर तमिलनाडु ऑप्शन में नहीं है तो महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र अधिकतम अगर दिया है, और हिमाचल प्रदेश जो है वो न्यूनतम है। आइए अब जनगणना से संबंधित कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं। जैसे सबसे पहला प्रश्न उठता है, अगर आपसे पूछा जाए जनगणना किस विषय में सूची में रखा गया है, तो ये जनगणना जो है वो संघ सूची में आता है, ठीक है। दूसरा
भारतीय संविधान की धारा 246 के अनुसार जनगणना का कार्य किसको दिया गया है? संघ सरकार को। तो कौन सी धारा के अंतर्गत है? 246, ये भी इम्पोर्टेंट है। तीसरा, भारत की पहली बार आंशिक जनगणना यह तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड मेयो के काल में 1872, मतलब आंशिक रूप से, एक नियमित नहीं बता रहे हैं, आंशिक रूप से अगर जनगणना की बात की जाएगी तो लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी 1872 में। वहीं 1881 में नियमित रूप से हुई थी किसके काल में? लॉर्ड रिपन के काल में। और अगर पूछा जाए भारत के पहले जनगणना आयुक्त कौन रहे हैं, तो हेनरी प्लाउडेन रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा, हेनरी प्लाउडेन भारत के पहले जनगणना आयुक्त रहे हैं। और उसके अलावा भारत में 1911 से 1921 के दशक में जन वृद्धि दर न्यूनतम रही है। इस कारण इसे महाविभाजक वर्ष भी कहते हैं, क्योंकि इस समय जो 1911 से 1921 के बीच में जब जनगणना हुई तो पता चला कि जन वृद्धि दर जो हुई है, मतलब लोगों ने का जन्म जो हुआ है वो न्यूनतम रहा है, तो इसलिए इसे बोला गया महाविभाजक वर्ष, ग्रेट डिवाइडिंग ईयर, 1911 से 1921। वहीं 1951 में जन वृद्धि दर अधिकतम रही है, इसलिए इसे लघु विभाजक वर्ष कहा गया है। ठीक है, 1951 में ज़्यादा रही इसलिए लघु विभाजक वर्ष, और 1911 से 21 के बीच में कम रही इसलिए इसे महाविभाजक वर्ष कहा गया। और आज़ाद भारत की पहली जनगणना 1951 में कराई गई, और इसमें कितने सवाल शामिल थे? तो 14 सवाल शामिल थे। मतलब जनगणना जब होती है तो उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसी हिसाब से जब 1951 में पहली बार कराई गई थी तो 14 जो सवाल थे वो शामिल थे। और वह सन 2011 में जनगणना की पहली पूर्ण कंप्यूटरीकृत जनगणना थी। अगर पहले पूछा जाए कि कौन सी जनगणना जो पूर्ण रूप से कंप्यूटरीकृत जनगणना थी, तो 2001 की जनगणना थी। ठीक है, उसके अलावा वर्ष 2011 में कराई गई जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी, जो अभी भी चल रही है। इस बार अभी 21 में कराना था, जो कि नहीं हो पाया, अभी लेट हो रहा है, लेकिन अभी भी आप 11 की ही जनगणना पढ़ेंगे। तो 11 की जो जनगणना थी वो 15वीं जनगणना थी, और आज़ादी के बाद अगर पूछी जाएगी तो 7वीं जनगणना थी। ठीक है, और इस जनगणना में कुल कितने विषय शामिल थे, मतलब क्वेश्चन शामिल थे? तो 29 सवाल शामिल थे इसमें। और इसके आयुक्त कौन थे इस जनगणना के 2011 की? तो सी चंद्रमौली इसके आयुक्त थे। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 325, ऑप्शन बी अनुच्छेद 324, ऑप्शन सी अनुच्छेद 338 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 335। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप ही लोग बताइए, क्योंकि इसका आंसर हम बता देंगे, लेकिन इसका भी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए, फिर बाकी हम आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता देंगे या नेक्स्ट वीडियो में भी बता देंगे। ठीक है, और बाकी आप इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, और जो भी चीज़ें मैंने अभी शॉर्ट में आपको बताया, आप अगर लिखना ना चाहें तो उससे भी पढ़ सकते हैं। तो इसका PDF हम टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर देंगे और फेसबुक पेज पे भी कर देंगे, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अनुच्छेदों को बहुत विस्तृत से देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं। बाकी उसका आंसर आप बताइएगा। प्रश्न 9 अब बात की जा रही है। दहेज निरोध संशोधित अधिनियम 1986 के अंतर्गत दहेज दोषी पाए गए व्यक्ति को कितना जुर्माना किया जाता है? ऑप्शन ए 10,000 रुपये, ऑप्शन बी 15,000 रुपये, ऑप्शन सी 20,000 रुपये या ऑप्शन डी 25,000 रुपये। तो यहाँ पे आंसर रहेगा ऑप्शन बी 15,000 रुपये। ठीक है, 5 वर्ष की सजा या 15,000 रुपये जुर्माना होता है, जो कि दहेज निरोध संशोधित अधिनियम 1986 के अंतर्गत। और दहेज निरोध अधिनियम कब आया था? तो 1961 में आया था। तो आइए कुछ अधिनियमों को भी जान लेते हैं जो पूछे जाने की संभावना रहती है और पूछे गए हैं। जैसे कि देखिए, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कन्या भ्रूण हत्या ये कब हुआ था? 1860 के तहत इसका प्रावधान किया गया था। गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 में। दहेज निषेध अधिनियम 1961 में। दहेज निरोध संशोधित अधिनियम कब आया? 1986 में। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956, ये देखिए 2 बार लिखा हुआ है, तो एक ही है। ठीक है, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 में। कार्य स्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन से पूछा गया है UGC नेट पे, तो 2013 में। और घरेलू हिंसा अधिनियम, ये तो कई बार पूछा गया है, तो 2005-6 में इसे 5 में लाया गया और 6 में लागू किया गया। ठीक है, तो ये महिलाओं से जुड़े कुछ अधिनियम थे, इन्हें भी आप याद कर लीजिएगा। एक बार वीडियो को रोक करके आप एक बार याद कर लीजिए, तो आपके आगे
अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 10 है, विकार्य खाद्य पदार्थ कौन सा है? देखिए आपके यूजीसी नेट में देखिएगा खाद्य और प्रौद्योगिकी करके दिया होगा, ठीक है। तो हमने आपको टॉपिक से रिलेटेड भी थोड़ा सा दिया हुआ है, खाद्य एवं प्रौद्योगिकी करके आपका यूजीसी नेट में दिया हुआ है, सिलेबस में देखिएगा। तो उससे हम आपको एक क्वेश्चंस दिए हैं कि जिससे कि आगे अगर पूछे जाने की संभावना हो तो आप उसे कर सकें। तो आप बताइए विकार्य खाद्य पदार्थ कौन सा है इसमें से? ऑप्शन ए अनाज, ऑप्शन बी फल, ऑप्शन सी दूध या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा ऑप्शन सी दूध। दूध जो है ये विकार्य खाद्य पदार्थ होता है। तो आइए अब खाद्य पदार्थों को वर्गीकरण पढ़ लेते हैं, उसमें समझा देते हैं किस प्रकार दूध विकार्य खाद्य पदार्थ में होगा। तो देखिए जैसे खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण है, तो विकार्य खाद्य पदार्थ वे होते हैं जो 1-2 दिन में खराब हो जाते हैं, जैसे कि दूध हो गया, दही हो गया, मछली हो गया, मांस हो गया, मतलब जो भी सामान 1-2 दिन में खराब हो जाए, आपका खाद्य पदार्थ जो भी 1-2 दिन में खराब हो जाए वो सब विकार्य खाद्य पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। वहीं अर्ध विकार्य पदार्थ होते हैं वे जो 1-2 सप्ताह में सही हाल में रह सकते हैं, जैसे फल और सब्जियां 1-2 सप्ताह तक उन्हें आप रख सकते हैं। तो ये कौन सा होगा? अर्ध विकार्य पदार्थ होंगे, ठीक है। और जैसे रूपांतरित तने जो वाली जो फसलें होती है जैसे प्याज और आलू, ये सब 2-4 हफ्ता तक के खराब नहीं होते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीज़ें भी होती और अविकार्य पदार्थ वो होंगे जो सामान्यतः 1 वर्ष तक खराब नहीं होती, जैसे कि अनाज में आ गया चावल, गेहूँ, दालें, तिलहन, ये सब क्या होता है 1 साल तक के खराब नहीं होती। तो ये अविकार्य पदार्थ होंगे। विकार्य पदार्थ जो 1-2 दिन में खराब हो जाएंगे, और अर्धविकार्य पदार्थ जो 1-2 सप्ताह तक के, और आलू प्याज ये 2 से 4 सप्ताह तक खराब नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये पदार्थों का खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण था। तो ये आपका टॉपिक दिया हुआ है सिलेबस में, देख लीजिएगा खाद्य और प्रौद्योगिकी, उसी से रिलेटेड हमने आपको एक क्वेश्चन दिया है। तो बीच में ऐसे भी क्वेश्चंस डालेंगे जिससे भी पूछे जाने की संभावना होगी। आई होप सो आपको प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज को ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड होती रहेंगी। बाकी आप जो कुछ पूछना चाहें वो पूछ भी सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।